Build your dreams, live rich, and leave rich. रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश में आपका स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड की उस दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे जहां नंबर्स और तकनीकी बातें होती हैं और समझेंगे कि ये सब लंबी अवधि में दौलत बनाने के लिए क्यों जरूरी है। नेव, ओयुम, बीटा, सेक्टर एलोकेशन, अरे बाप रे, ये शब्द सुनकर ही कई बार मध्यम वर्गीय निवेशकों का सिर चकरा जाता है ना? ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर असल में ये वो औजार हैं जिनसे हम किसी भी निवेश की सेहत को समझ सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य एकदम सीधा है, इन मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाना, ताकि हर कोई पहले से बेहतर और सोच समझकर निवेश के फैसले ले सके। तो इन तकनीकी शब्दों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए म्यूचुअल फंड के संसार को समझने के लिए सबसे पहला कदम उठाते हैं। देखिए, हर फंड का एक अलग मकसद और एक अलग रिस्क लेवल होता है, और सही फंड चुनने की शुरुआत यहीं से होती है। तो इक्विटी फंड्स उन लोगों के लिए हैं जिनका मकसद लंबे समय में अपनी पूंजी को बढ़ाना है और जो बाजार के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। अगर निवेश का नजरिया 5 साल से ज्यादा का है तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अब इक्विटी फंड्स के अंदर भी अलग अलग प्रकार हैं जो कंपनियों के साइज पर आधारित हैं। लार्ज कैप फंड्स देश की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मिड कैप फंड्स उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जो विकास के रास्ते पर हैं। और स्मॉल कैप फंड्स उन छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनमें भविष्य में बहुत बड़ा बनने की क्षमता होती है, पर हाँ, उनमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरी तरफ हैं डेट फंड्स। ये उन निवेशकों के लिए हैं जो ज्यादा स्थिरता चाहते हैं और एक तयशुदा इनकम की उम्मीद रखते हैं। ये फंड्स कम से लेकर मीडियम टर्म के लक्ष्यों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ सालों में कार खरीदनी है या घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स, जो एक तरह से बीच का रास्ता है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो न तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और न ही बहुत कम रिटर्न से खुश हैं। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करके रिस्क और रिटर्न के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेक्टर एलोकेशन की। देखिए, एक समझदार फंड मैनेजर कभी भी सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखता। वो निवेश को अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे बैंकिंग, आईटी या फार्मा में फैला देता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि अगर कोई एक सेक्टर अच्छा नहीं भी कर रहा है तो दूसरे सेक्टर के मुनाफे से उसकी भरपाई हो सके। किसी भी फंड के टॉप होल्डिंग्स पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि फंड का रिस्क लेने का तरीका क्या है। क्या फंड मैनेजर कुछ ही बड़ी कंपनियों पर दांव लगा रहा है या वो कई कंपनियों में पैसा फैलाकर जोखिम को कम कर रहा है। आमतौर पर एक स्थिर पोर्टफोलियो एक सोची समझी रणनीति की निशानी होता है। तो अब जब हम फंड्स के प्रकार समझ चुके हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम उन मैट्रिक्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल पेशेवर लोग किसी फंड के प्रदर्शन को सिर्फ रिटर्न से नहीं, बल्कि सही मायनों में आंकने के लिए करते हैं। नाम सुनकर घबराना नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा सा मतलब है कि निवेश का सफर कितना उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा, समझिए कि निवेश की गाड़ी उतनी ही ज्यादा हिचकोले खाएगी। बीटा को समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए कि शेयर बाजार एक समंदर है और आपका फंड एक नाव। तो बीटा ये बताता है कि बाजार की लहरों के साथ आपकी नाव कितनी जोर से ऊपर नीचे होती है। अगर बीटा 1.2 है तो इसका मतलब है कि बाजार 10% ऊपर जाएगा तो फंड 12% ऊपर जा सकता है, और नीचे आने पर 12% नीचे भी आ सकता है। और अल्फा ये सीधे सीधे फंड मैनेजर की काबिलियत को मापता है। एक पॉजिटिव अल्फा ये बताता है कि फंड मैनेजर ने अपनी सूझबूझ और सही फैसलों से बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ दिया है और अतिरिक्त रिटर्न कमाकर दिया है। शार्प रेशियो को आप एक फंड का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। ये बताता है कि फंड ने जो जोखिम उठाया उसके बदले में कितना अच्छा रिटर्न दिया। आमतौर पर 1.0 से ऊपर का शार्प रेशियो काफी अच्छा माना जाता है। तो ये तो हो गए नंबर्स, पर क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे एक फंड मैनेजर असल में निवेश का फैसला लेता कैसे है? ये प्रक्रिया उन भावनात्मक फैसलों से बहुत अलग है जो अक्सर रिटेल निवेशक ले लेते हैं। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और डेटा पर आधारित प्रक्रिया है। पहले पूरी टीम मिलकर गहरी रिसर्च करती है, फिर खास मॉडल्स के जरिए कंपनियों को छांटा जाता है। इसके बाद फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को चुनता है जो फंड के लक्ष्य के साथ फिट बैठते हों।
और काम यहीं खत्म नहीं होता। पोर्टफोलियो पर लगातार नजर रखी जाती है और जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं, एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड की फीस। ये एक ऐसा फैक्टर है जो लंबे समय में मिलने वाले रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। देखिए, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में सिर्फ और सिर्फ लागत का फर्क है। रेगुलर प्लान में एक वितरक या ब्रोकर का कमीशन जुड़ा होता है जो आपकी जेब से कटता है और आपके रिटर्न को कम कर देता है। वहीं डायरेक्ट प्लान में कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए उसकी लागत कम होती है और रिटर्न हमेशा ज्यादा मिलता है। अब ये 1% का फर्क सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन 30 सालों में कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये आपके फाइनल कॉर्पस में लाखों का अंतर पैदा कर सकता है। डायरेक्ट प्लान में निवेश किया गया पैसा समय के साथ कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। निवेशकों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल और डर होता है, हमारा पैसा सुरक्षित तो है ना? तो चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सिस्टम में पैसा आखिर सुरक्षित रहता कैसे है। इस पूरी बनावट को समझना बहुत जरूरी है। आपका पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के पास नहीं जाता, बल्कि एक स्वतंत्र कस्टोडियन के पास एक ट्रस्ट के तहत रखा जाता है। और इन सब पर नजर रखने के लिए रेगुलेटर सेबी मौजूद है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो और निवेशकों का पैसा सेफ रहे। ये सबसे जरूरी बात है जो आज याद रखनी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बनावट ही निवेशक की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है, जो इसे निवेश का एक भरोसेमंद और पारदर्शी तरीका बनाती है। तो अंत में इन सभी तकनीकी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि हम अनुशासन के साथ लंबी अवधि के लिए दौलत बना सकें। तो उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड की तकनीकी बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के बाद अब निवेश को लेकर आपका आत्मविश्वास और बड़ा होगा। आप म्यूचुअल फंड के किस पहलू के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यह है लाइव रिच एंड लीव रिच बाय क्रिश।